हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के सेकंड चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो उसके सेक्शन ए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इन्हीं 3 टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है वर्क। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, तो वर्क की जो डिफिनीशन है वो आप लोग बहुत छोटे पल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वर्क की डिफिनीशन ये है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई बेस है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन है। अगर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, मान लीजिए कि फोर्स लगा करके हमने इस बॉडी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया कि पहले ये पोजीशन बाद में ये पोजीशन, तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा करके उसे फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो हम कहेंगे कि भाई हमने वर्क किया है। यानी वर्क इज सेड टू बी डन इफ एनी बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाई अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना। यानी अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा के फोर्स की डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस कर दें, तो हम कहेंगे कि भाई हमने क्या किया है, हमने वर्क किया है। अब देखिए वर्क के फॉर्मूले पर आते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो सीधी सी बात है, देख लीजिए कि मान लिया कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ये बॉडी की पोजीशन ए है, और जब हमने फोर्स लगाया तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां तक हो गया। डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस से, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट को एस से ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। अगर हम कहें कि भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो जरा देखते हैं वर्क डिपेंड किसके ऊपर करता है। तो सबसे पहली चीज, जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे बॉडी को उतना ही ज्यादा दूर हम ढकेल देंगे। यानी हम कहेंगे कि जितना ज्यादा हमने फोर्स लगाया हम वर्क उतना ही ज्यादा कर सकते हैं। तो यानी जो वर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। दूसरी चीज, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा या बॉडी जितना ज्यादा खिसकेगी, तो जनरल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि भाई वर्क ज्यादा हुआ है तभी बॉडी ज्यादा डिस्प्लेस हुई है। यानी जो वर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट की भी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए W दोनों में है, इसको एक बार लिख लेंगे, प्रोपोर्शनल दोनों में है, इसको एक बार लिख लेंगे, ये अलग अलग है तो इसको यहां मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इज इक्वल टू का साइन जानते हैं आप सब लोग, कांस्टेंट के आएगा, और यहां पर जो कांस्टेंट की वैल्यू दी गई वो दी गई स्टूडेंट्स 1। तो यानी जो वर्क का फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज वर्क डन। अगर हम कहें इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं जूल। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा जूल यूनिट आया है ये एमकेएस सिस्टम में आया है। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो न्यूटन की जगह होगा डाइन, मीटर की जगह होगा सेंटीमीटर, इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट अर्ग, और ये हमारा सीजीएस में वर्क का यूनिट है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई एमकेएस सिस्टम में वर्क का यूनिट, तो आप जूल बताएंगे, और सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट तो आप अर्ग बताएंगे। और अगर आपसे पूछ लेगा कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, यानी इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो यहां पर जरा रिलेशन भी देख लेते हैं। तो न्यूटन इंटू मीटर को ही तो जूल कहते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर हमने लिख लिया स्टूडेंट्स, यही जूल है। अब इसको जरा डाइन इंटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन हो गए, मल्टीप्लाई एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 को हमने 10 की पावर 2 लिख लिया, और 1 न्यूटन मीटर को हमने लिख लिया स्टूडेंट जूल, और ये 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 7, और डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं अर्ग। यानी 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको एक बात और समझनी होगी
कि किसी बॉडी पे वर्क कब होगा या वर्क कब किया जाएगा, हम ये कैसे कहेंगे, जब बॉडी पे फोर्स लग रहा हो और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो। क्योंकि दोनों में से अगर एक भी चीज जीरो हो जाएगी तो ये प्रोडक्ट हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी वर्क नहीं होगा। यानी अगर किसी बॉडी पे फोर्स ना लग रहा हो और भले डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो वर्क जो है वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जब बॉडी फोर्स ही नहीं लगा रही है तो वर्क कहां से होगा। वो वर्क जो आ रहा है वो किसी और फोर्स के द्वारा आ रहा है, वो उस फोर्स के द्वारा नहीं आ सकता जो लग ही ना रहा हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दूसरी चीज, अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ना हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, यानी वर्क की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, जीरो हो जाने वाली है। इसका सिंपल एग्जांपल हम यहीं पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये दीवार है, हमने कहा कि चलो एरिया कम है, बगल वाले कमरे को भी हथिया लेते हैं, तो हमने इधर से ऐसे फोर्स लगाया। तो स्टूडेंट हम फोर्स तो यहां पर लगा रहे हैं लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है तो हाँ, हम ये तो कहेंगे कि फोर्स लगा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वर्क हुआ है। वर्क तभी होगा जब फोर्स भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं कि अगर अभी देखिए हमने ये बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, कि फोर्स आगे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी देखिए इधर ही हो रहा है, या अगर हम इधर लगा रहे हैं फोर्स तो ये भी अगर इधर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कहेंगे भाई वर्क हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी हम फोर्स कहीं पर लगाएं और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ना हो करके किसी एंगल पर हो जाए तो उस कंडीशन में वर्क का क्या फॉर्मूला होगा। तो उसके लिए जरा यहां पर समझते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब इसे मान लीजिए हम चढ़ाई पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आदमी पहाड़ों पे चढ़ाई करता है, गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम टेढ़ा फोर्स लगाते हैं, फोर्स हम आगे के साइड में ही लगाते हैं कि भाई आगे चल रहा हो। लेकिन चूंकि सरफेस हमारा टेढ़ा है तो मोशन हमेशा टेढ़ा होगा उस कंडीशन में। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर है। अब इस पर स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट कोई रखा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा होगा वो आगे के साइड में इधर ही लगाया जा रहा होगा। हम इसको टेढ़ा नहीं लगाएंगे, हम फोर्स इसको सामने के साइड में लगाएंगे। अब चूंकि ये सरफेस हमारी टेढ़ी है तो फोर्स हम भले सामने लगाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट टेढ़ा होगा। तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो यहां तक हो रहा है, किसी एंगल पे हो रहा है। फोर्स इधर लग रहा है देखिए सामने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। अब इस कंडीशन में हम डिस्प्लेसमेंट को इसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। कंपोनेंट में जब डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट आगे जाएगा। अब यहीं पर देखिएगा, इधर एंगल थीटा है, देखिए हमने एस को डिवाइड किया तो एस दोनों जगह, इधर एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं होगा स्टूडेंट वो बन जाएगा साइन थीटा। तो अब इस कंडीशन में अगर हम कहें कि वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो एस को तो हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया तो एस से मतलब नहीं है। अब या तो एस साइन थीटा से मतलब है या एस कॉस थीटा से मतलब है। तो देखेंगे फोर्स के डायरेक्शन में कौन है, तो देखिए फोर्स के डायरेक्शन में ये एस कॉस थीटा है, तो एस की जगह स्टूडेंट लिखा जाएगा एस कॉस थीटा। तो यानी जो वर्क का फॉर्मूला है वो आएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखिए आगे एक बात और समझेंगे, एंगल यहां पे देखिए जैसे जैसे बढ़ेगा तो कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा वर्क हमारा कम होता हुआ चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि अगर हम किसी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पर जा रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर, हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ठीक है। तो पहले मान लीजिए कि हम प्लेन सरफेस पे जा रहे हैं, तो जब प्लेन सरफेस पे जा रहे हैं तो फोर्स हमने लगाया 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर का, तो वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी 20 जूल। अगर यही हम इंक्लाइंड प्लेन पर चले जाएं और हम उतना ही फोर्स लगाएं 10 न्यूटन का और चाहें कि उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए यानी 2 मीटर का, और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री हो जाएगा, 20 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 यानी ये 10 जूल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उतने ही फोर्स में
हम लोग हॉरिजेंटल प्लेन पर 20 जूल वर्क कर रहे थे, और जबकि हॉरिजेंटल से 60 डिग्री वाले प्लेन पर 10 जूल वर्क हो रहा है, तो देखिए वर्क कम हो गया। और वर्क को अगर बढ़ाना है तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है, यानी जब हम फोर्स बढ़ाएंगे तभी वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चढ़ान पे चढ़ते समय हमें क्या करना पड़ता है, हमें फोर्स इसीलिए ज्यादा लगाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है वर्क ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इसमें आपको एक बात और समझनी है कि जो वर्क है स्टूडेंट, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि फोर्स अगर 10 न्यूटन का है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है तो 20 जूल का वर्क हो रहा है। और यही फोर्स अगर हम 10 न्यूटन का जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें और 2 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट लें तो 10 टू 20 जूल वर्क तो अभी भी होगा। यानी डायरेक्शन के बदलने पर वर्क के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, चाहे हम जिस डायरेक्शन में कर लें। तो इसका मतलब जब डायरेक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है वर्क के ऊपर, तो वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई स्टूडेंट, वर्क हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये जो पहला टॉपिक है वर्क, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जिसका नाम है एनर्जी। तो अब समझते हैं एनर्जी क्या होती है। अगर जनरल लैंग्वेज में बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी जो वर्क करने की कैपेसिटी है किसी बॉडी के अंदर, वही एनर्जी है। अब वर्क करने की कैपेसिटी का क्या मतलब है भाई? देखिए सीधी सी बात है, जितना हम लोग वर्क करते हैं वो हमारी एनर्जी की वजह से ही करते हैं। ठीक है कि हमने सुबह उठे, नाश्ता वास्ता किया, फिर अपना गए इधर उधर काम हम किया, अपना काम हम निपटाया, फिर जब थोड़ा काम हम कर लिया तो हम थक गए तो हमने फिर से खाना खाया। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी तो ले रहे हैं और उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वर्क को फिर से हम क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग खाना खा रहे तो फिर हम एनर्जी लिए ले रहे हैं, यानी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो जितनी हमारी वर्क करने की कैपेसिटी है हम उसी को कह सकते हैं कि वो क्या है, वो हमारे अंदर की एनर्जी है। यानी दूसरी लैंग्वेज में हम ये कहें तो कह सकते हैं कि जो वर्क है वही एनर्जी है। यानी अगर एनर्जी की बात करें तो जो वर्क का फॉर्मूला है स्टूडेंट, यही एनर्जी के फॉर्मूले में भी यूज होने वाला है। तो अगर हमको कभी न्यूमेरिकल में एनर्जी निकालना होगा और हमें वर्क की सारी वैल्यूज दी होंगी तो हम वर्क ही निकाल देंगे और कहेंगे यही हमने क्या निकाल दिया है, यही हमने एनर्जी निकाल दिया है। अच्छा, इसमें एक बात हमको और समझनी पड़ेगी थोड़ा सा वर्क में, कि देखिए अगर मान लीजिए कि बॉडी अर्थ सरफेस से किसी हाइट तक उठाई जा रही है, एग्जाम्पल के तौर पे कि पहले बॉडी को यहां पर थी, अब इसको हमने उठा के यहां पे ऐसे रख दिया है, तो यहां पे बॉडी रखने का मतलब ये है कि जितना इसका वेट नीचे लग रहा होगा उतना ही हम रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा रहे होंगे, तभी तो ये बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट बन गई है कि इतने हाइट तक ही तो हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी इस कंडीशन में जो फोर्स है वो बन जाएगा mg और जो डिस्प्लेसमेंट है s वो बन जाएगा स्टूडेंट h। तो अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस से किसी हाइट तक उठाई जा रही है तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की जगह mg हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह h हो जाएगा, यानी वर्क का फॉर्मूला हम लोग mgh लिखेंगे वहां पर। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि वर्क का फॉर्मूला अगर हॉरिजेंटल प्लेस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो ये होने वाला है, हॉरिजेंटल से किसी एंगल पर वर्क कर रहे हैं तो ये वाला होने वाला है, और अगर अर्थ सरफेस से किसी हाइट तक बॉडी को उठा रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। और सेम टू सेम यही फॉर्मूले हमारे एनर्जी के लिए भी यूज होने वाले हैं, क्योंकि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब जब वर्क जो है वही एनर्जी है तो जो वर्क का यूनिट है यानी जूल, वही एनर्जी का भी यूनिट हो जाएगा यानी जूल। ठीक है ना। इसके अलावा एनर्जी के कई सारे यूनिट होते हैं, जैसे किलोवाट आवर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये सब आगे के चैप्टरों में आएंगे और जब आएंगे तब हम उसको वहीं पर समझा देंगे। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है पावर। अब जरा समझेंगे कि पावर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर जनरल लैंग्वेज में पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर, तो पावर में आप बताएंगे भैया ताकत है हमारी, वही पावर है ना। तो सही बात है भाई, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो वर्क ज्यादा करेगा। यानी किसी बॉडी के वर्क करने की जो रेट होता है,
यानी वर्क करने की जो क्षमता होती है हम उसी को कहेंगे स्टूडेंट की वो क्या है, ये उसकी पावर है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। जैसे दो लोगों के बीच में रेस लगी, ए और बी के बीच में। अब आप यहीं से सोचिएगा, दो लोगों के बीच में रेस लगी, इनको पहुंचना है यहां पे, ये टारगेट है। पावर का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब दो लोग के बीच में रेस लगी, इनको पहुंचना यहां पर है, ठीक है। अब बीच में एक लड़का सी खड़ा हो गया देखने के लिए। अब जैसे ही सीटी बजी भैया दोनों लोग भागना शुरू किए, ठीक है। अब जब इसके सामने से निकल रहे हैं, ठीक है, जब इसके सामने से निकल रहे हैं तो ये देख रहा है कि ये यहां पर है और बी देख रहा है कि ये यहां पर है। यानी इस कंडीशन में अगर ये अपने नजरिए से एक ही टाइम पे देखेगा तो ए देखिए ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और जबकि बी जो है कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो ए ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी ए ने ज्यादा वर्क किया, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना डिस्प्लेसमेंट के। तो ए ने ज्यादा वर्क किया, तो ये देख करके ये कहेगा कि भाई ए की पावर ज्यादा है, क्योंकि ए ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है, या ज्यादा पावर है, या ज्यादा वर्क कर रहा है। तो सीधी सी बात यहां से ये समझ में आती है कि जो आदमी वर्क ज्यादा करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी। तो यानी पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क के। यहां से ये बात समझ में आती है। दूसरी चीज, फिर जब यहां तक पहुंच गए दोनों लोग, तो ये देखा गया कि भाई ये पहुंच रहा है 1 मिनट में और ये पहुंच रहा है 3 मिनट में। तो अगर हम आपसे पूछे भाई ए 1 मिनट में पहुंच रहा है और बी पहुंच रहा है 3 मिनट में, तो किसकी पावर ज्यादा है? तो आप सीधी सी बात बताएंगे ए की पावर ज्यादा है, क्योंकि ये टाइम कम ले रहा है। तो यहां से देखिए दूसरा रिलेशन मिलता है कि जो आदमी टाइम कम लेगा उसकी पावर ज्यादा होगी। यानी पावर ज्यादा तो टाइम कम, तो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर देखेंगे P दोनों में है, प्रोपोर्शनल दोनों में है, W/T। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू का साइन कांस्टेंट आ जाएगा, और स्टूडेंट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला निकलने वाला है W/T। अगर कहें कि भाई इसका यूनिट क्या होगा, तो वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड, और जूल अपॉन सेकंड को ही W से रिप्रेजेंट करते हैं, और W का मतलब होता है वॉट। तो अगर कोई आपसे पावर का यूनिट पूछेगा तो आप सीधे एक वर्ड में W लिखेंगे और कहेंगे W का मतलब होता है वॉट। इसके अलावा पावर के और भी यूनिट होते हैं, जैसे किलोवाट होता है, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट के अलावा हाउस पावर होता है, तो 1 हाउस पावर में 746 वाट होते हैं। तो ये दोनों थोड़े बड़े यूनिट हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट ये हमारी एनर्जी के भी कई यूनिट होते थे, जो अभी हमने बताया था, थोड़ा लिख भी देते हैं। 1 किलोवाट आवर, ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। और अगर कहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये हमारे एनर्जी के अदर यूनिट हैं, और बाकी जब ये आगे चैप्टरों में आएंगे तो फिर डेरिवेशन वहां पे बताएंगे कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल ही क्यों होते हैं। तो वो आगे की बात है। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर लेक्चर को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करें, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हैं। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।